हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 7 किया था बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। आज नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। आपको चैप्टर पर पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, जो लिंग्विस्टिक स्किल्स ये कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है। लिंग्विस्टिक स्किल्स जो 4 टाइप्स की होती हैं, वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों स्किल्स हैं जो वो लिंग्विस्टिक स्किल्स होती हैं, ठीक है। इसी फॉर्म में होती हैं। सबसे पहले लिसनिंग आती है, उसके बाद स्पीकिंग, देन रीडिंग, उसके बाद सबसे एंड में राइटिंग। पहले आपको सुनने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुन के अगर आप समझ सकते हो तो फिर आपको स्पीकिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने बोलना किस तरह से है, अगर आप बोलना सीख जाते हो तो उसके बाद आप पढ़ना सीखोगे, पढ़ना कैसे है, और उसके बाद जब आपके पास पढ़ना आ जाएगा तो आप राइटिंग कर सकोगे। तो ये 4 जो है लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं। आज हमारा जो 8th चैप्टर है उसमें हम सबसे पहले 2 स्किल्स देखेंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इंटीमेटली रिलेटेड स्किल्स, दोनों आपस में रिलेटेड है। लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल्स, रिसेप्शन स्किल्स। लिसनिंग रिसेप्शन स्किल है। रिसेप्शन मतलब कुछ रिसीव करना। जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो लिसनिंग में हम कुछ रिसीव करते हैं। सामने वाला पर्सन हमें कुछ बोल के बताता है तो वो हम जो सुनते हैं वो लिसनिंग स्किल है, इसीलिए इसको रिसेप्शन स्किल कहते हैं। और जो स्पीकिंग स्किल है उसको प्रोडक्शन स्किल कहा जाता है। जो हमने सुना उसके बिहाफ पे हमने आंसर दिया, वो प्रोडक्शन स्किल हो जाता है। टॉक एज वैल्यूएबल फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। अब हम इसकी वैल्यू की बात करेंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स की। लिसनिंग इज़ अ पैसिव स्किल। लिसनिंग एक पैसिव स्किल है, जबकि जो स्पीकिंग स्किल है उसको हम एक्टिव स्किल्स कहते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर ऑरल स्किल्स, दोनों ही ऑरल हैं। ऑरल मतलब बोलना, बोल के बताना, बोल के सुनना। जैसे लिसनिंग में हम सामने वाला पर्सन हमारे साथ बात कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। आंसर किस तरीके से दे रहे हैं? स्पीक करके, बोल के। तो ये दोनों ऑरल स्किल्स हैं। These are motor provocation skills. In the proper training of both skills, perceiving, recalling, articulating sounds and structures of language in correct order necessary. जब हम दोनों की ट्रेनिंग लेते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जो स्किल्स की, उसमें परसीविंग भी आती है, रिकॉलिंग भी आती है, आर्टिकुलेटिंग साउंड्स भी आती है, हमने बोलना किस तरीके से है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर में, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। परसीविंग करना, आपको परसीविंग करने का पता होना चाहिए। रिकॉलिंग कैसे करेंगे, आर्टिकुलेटिंग साउंड्स कैसे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या होगा करेक्ट ऑर्डर में। द मॉडर्न ट्रेंड इज टू स्ट्रेंथन द bipolar process of teaching learning, and this is possible if we bring the teacher and the taught class. मॉडर्न ट्रेंड में किस बात पे स्ट्रेस दिया जाता है? बाईपोलर प्रोसेस पे। बाईपोलर मतलब दो तरफ से होता है। टीचर है जो वो पढ़ाता है और जो लर्नर्स होते हैं लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह की प्रोसेस हो। फॉर द प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स, जब हम
लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें टीचर टॉक इज़ वेरी वैल्यूएबल। टीचर टॉक वेरी वैल्यूएबल होती है। टीचर टॉक मतलब जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, आप कैसे सुन रहे हो, रीडिंग कैसे हो रही है, तो ये सारी चीज़ें टीचर टॉक के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। द टीचर शुड पे द रोल ऑफ अ गाइड एंड स्टूडेंट्स हैव टू इंटीमेट। टीचर है जो वो एक गाइड का रोल प्ले करता है और जो लर्नर्स होते हैं वो उसको इमिटेट करते हैं। इमिटेट करना का मतलब होता है नकल करना। Therefore, enough practice should be given students in certain phonological, grammatical and lexical items. इन दोनों पे प्रैक्टिस जो है इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल आइटम्स हैं जो वो बच्चों को समझ में आ जाए। रोल ऑफ टीचर इन क्यूएलिकेटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। टीचर का क्या रोल है, इसका मतलब होता है इंक्यूलेटिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। टीचर का क्या रोल होगा लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू लिसन केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड क्विकली। टीचर क्या करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा कि वो अच्छे तरह से सुने और उसका रिस्पॉन्स क्विकली दें। सेकेंड है टू गाइड स्टूडेंट्स एंड टू गिव डायरेक्शन टू इंटरेक्ट विद गाइडेंस। बच्चों को गाइड करना और उनको इंटरेक्ट करना कि वो उस डायरेक्शन में इंटरेक्ट करना जिसमें उनके गाइड है जो वो प्रोवाइड कर रहे हो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैक्सिमम इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट इन पेयर एंड ग्रुप। बच्चों को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना कि बच्चे हैं जो पेयर और ग्रुप में इंटरेक्ट कर सके, आपस में बातचीत कर सके। टीचर मस्ट कन्वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। टीचर है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए। टू इंक्रीज प्रोफेंसी इन इंग्लिश स्ट्रेस शुड बी लाइट फ्लुएंसी rather than accuracy। इंक्रीज इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं जब बच्चों को, तो इंग्लिश स्ट्रेस की फ्रीक्वेंसी है जो उसको इंक्रीज करना चाहिए, फ्लुएंसी को, ना कि करेक्टनेस को, एक्यूरेसी को। एरर एनालाइज शुड बी डन इन पॉजिटिव मैनर नॉट इन नेगेटिव मैनर। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनको पॉजिटिव मैनर से समझाना चाहिए, ना कि नेगेटिव मैनर से। टू रिमूव हेजिटेशन ईच स्टूडेंट मस्ट बी आस्क टू स्पीक 2 to 3 minutes इन द क्लासरूम एक्टिविटी। बच्चों की हेजिटेशन होती है, जो झिझक होती है कि मैं इतनी बड़ी क्लास के सामने कैसे बोलूँ या टीचर के सामने कैसे बोलूँ, तो टीचर को चाहिए कि उसकी हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए क्लासरूम एक्टिविटीज़ में 2 से 3 मिनट के लिए उसको बोलने का टाइम दिया जाए। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स की वैल्यूएबल बात की थी, जिसमें टीचर का क्या रोल होगा कि वो बच्चों को लिसनिंग और स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिड्यूसिंग टीचर टॉक टाइम। आपको पता है कि आप पहले जब स्टडी होती थी पहले ज़माने में, तो वहाँ उसमें क्या था, टीचर सेंटर्ड होती थी। जो टीचर कहता था बच्चों को वही करना पड़ता था। बट रूल्स चेंज हो गए, नया मॉडर्न जो है रूल्स बने, तो उसमें टीचर सेंटर्ड स्टडी ना रह के आज के टाइम में ये लर्नर सेंटर हो चुकी है। तो इसमें टीचर टॉक टाइम है जो वो रिड्यूस करने की बहुत ज़रूरत है। टीचर को बच्चों को टाइम देना चाहिए कि वो खुद रिस्पॉन्ड करें। ये ना हो कि क्लास में अकेला टीचर बोलता रहे और बच्चे हैं जो वो अकेले सुनते रहें, कोई रिस्पॉन्स ना करें। तो ये एक तरफ की टीचिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि दोनों तरफ से होनी चाहिए। हाँ जी, बट इन प्रेजेंट साइकोलॉजी बेस्ड एजुकेशनल थ्योरी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग सोसाइटी इन टू लर्निंग सोसाइटी। आज की प्रेजेंट जो साइकोलॉजी है उसमें एजुकेशन थ्योरी है जो इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई कि टीचिंग सोसाइटी है जो किस में बदल गई, लर्निंग सोसाइटी में। इन द लैंग्वेज लर्निंग, जब हम लैंग्वेज की लर्निंग बच्चों को करवाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ
स्टूडेंट। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए एज ए टीचर कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। देयर शुड बी सम एक्टिविटी इन टीचिंग विच विल ब्रिंग इंजॉयमेंट। कुछ एक्टिविटीज़ है जो टीचिंग में हम ऐड कर सकते हैं जो कि उनको इंजॉयबल बना सकता है। इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ टीचर थिंक क्रिएटिव। ये सब क्यों पॉसिबल होगा, कब होगा, जब टीचर खुद क्रिएटिव होगा। मैनी co-curricular activities and social situations can be created to make students attracted to it। अब इसमें जो co-curricular activities है उसमें गेम्स होंगी, स्पीच होंगी, स्पोर्ट्स होगा, इस तरह की गेम्स होंगी, उसको हम co-curricular एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। सोशल सिचुएशंस बच्चों को बता दी, जैसे किसी भी टॉपिक पे आपको बोलना है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाना जो बच्चों को अट्रैक्ट करे लर्निंग के लिए। अर्लियर ऑल द क्लासरूम एक्टिविटीज़ वर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द टीचर। सबसे पहले जब क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती तो उसमें सारा कुछ प्लान टीचर के अकॉर्डिंग होता था। बट नाउ साइकोलॉजी बेस्ड एजुकेशन थ्योरी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग सोसाइटी इनटू लर्निंग सोसाइटी। पर नई साइकोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन थ्योरी है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है टीचिंग सोसाइटी में से लर्निंग सोसाइटी में। नेक्स्ट है जी नीड फॉर रीडिंग, टीचर टॉक टाइम। नीड फॉर रीडिंग के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नीड मोर पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हमने बच्चों में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किनका होना चाहिए, स्टूडेंट्स का। यूज़ ऑफ मोर टॉक ऑन द पार्ट ऑफ टीचर विल कंज्यूम स्टूडेंट्स टॉक टाइम। यूज़ ऑफ मोर टॉक ऑन पार्ट ऑफ टीचर विल कंज्यूम स्टूडेंट्स टॉक टाइम। इसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाले बच्चे होने चाहिए, बट टीचर है जो उसको अपनी जो टॉक है वो पार्ट कंज्यूम करना चाहिए, कम करना चाहिए। स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द क्लास इज़ ऑल्सो लॉस्ट एज दे फील बोर्ड। स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा जब वो बोरिंग फील करेंगे। Initiative on the part of students in learning cannot be there। इनिटेटिव ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है लर्निंग में, वो अगर यहाँ पे नहीं होगा तो वो बच्चों को बोर फील करेगा। टीचर विल नॉट बी एबल टू जज वेदर स्टूडेंट्स हैव लर्नड और नॉट। टीचर ये जज नहीं कर पाएगा कि स्टूडेंट सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। अगर यहाँ पे हमें टाइटल में दिया गया है टीचर टॉक टाइम, टीचर टॉक टाइम मतलब टीचर की तरफ से स्टडी। नीड फॉर रीडिंग के लिए टीचर टॉक टाइम कैसा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बच्चों की पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। सेकंड में टीचर का जो पार्ट है उसको कंज्यूम कर देना चाहिए। थर्ड में बच्चों का इंटरेस्ट है क्लास में लॉस्ट हो जाएगा अगर वो बोर फील करेंगे, ठीक है। फोर्थ में बच्चों का लर्निंग है जो कैन नॉट बी देयर। अकेला टीचर बोलता रहेगा तो बच्चे हैं जो वो लर्निंग में नहीं रह पाएंगे। टीचर है जो वो जज नहीं कर पाएगा कि बच्चे हैं जो वो सीख भी रहे हैं या नहीं, अगर अकेला टीचर है जो बोलता रहेगा, ठीक है। तो टीचर की इन्वॉल्वमेंट है जो वो कम होनी चाहिए। वे ऑफ रिड्यूसिंग टीचर टॉक टाइम। टीचर टॉक टाइम को रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं रिड्यूस करने के, भी अकेला टीचर ना बोलता रहे, स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। The activities organized in the class can be more student center। मोर स्टूडेंट सेंटर सबसे फर्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए। टीचर कैन प्रोवाइड क्लूज टू गेट्स pupils answers instead of giving detailed explanations himself। बच्चों को सिर्फ क्लू देना चाहिए आंसर के लिए। ये सेकंड पॉइंट हो गया। यूज़ ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज बोथ रिड्यूस टीचिंग। थर्ड पॉइंट, टीचर्स शुड गिव शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट और क्लियर
बहुत ही छोटी एक्सप्लेनेशन दे, ये ना हो कि लंबी सारा लेक्चर वो एक्सप्लेनेशन में निकाल दे और बच्चों से पूछे भी ना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। लास्ट पॉइंट है, अ टीचर वाइल डीलिंग विद एक्टिविटी, जब टीचर एक्टिविटी करवा रहा होगा शुड पॉज, उसको रुक जाना चाहिए, आफ्टर पुटिंग अ क्वेश्चन एंड वेट फॉर पीपल्स रिस्पॉन्स। ये हमारा 5th पॉइंट है। और उसको बच्चों से प्रश्न पुट करके थोड़ी देर वेट करनी चाहिए कि बच्चे उसका खुद इसका आंसर दें। तो इसमें वेज हैं जो रिड्यूस करने के टीचर टॉक टाइम को, वो 5 हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है टीचर स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। सेकंड, प्रोवाइड क्लू देनी चाहिए आंसर्स के लिए। वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। पॉज लेना चाहिए क्वेश्चन पुट करने के बाद और वेट करनी चाहिए बच्चों के रिस्पॉन्स की। हाँ जी, नेक्स्ट है यूजिंग पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क मीनिंगफुली टू एनकरेज स्पीकिंग एंड पार्टिसिपेशन। स्पीकिंग और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पेयर वर्क और ग्रुप वर्क कैसे मीनिंगफुल हो सकता है। ग्रुप वर्क में हम बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं, पेयर वर्क में कैसे काम करवा सकते हैं, वो हम समझेंगे इसमें। It is already known that practice in listening should precede practice in speaking। ये हम सभी जानते हैं कि अगर कोई सामने वाला पर्सन हमारे से बात कर रहा है, अगर हमें उसकी बात समझ में आ रही है तभी हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगर हमें उसकी बात समझ ही नहीं आ रही तो हम उसे आंसर कैसे देंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस है लिसनिंग की, वो ही प्रोसीड करती है प्रैक्टिस इन स्पीकिंग। सबसे पहले लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद स्पीकिंग की। प्रैक्टिस इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग कैन बी गिवन थ्रू कन्वर्सेशनल एक्टिविटी। स्पीकिंग और लिसनिंग हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ऑरल स्किल्स हैं, और इनकी प्रैक्टिस किन एक्टिविटीज़ से होगी, कन्वर्सेशन से। कन्वर्सेशन से कम्युनिकेशन करके, एक दूसरे से बातचीत करके। कन्वर्सेशनल सिचुएशंस में बी प्लान्ड बिटवीन पेयर ऑफ ग्रुप्स। पेयर ऑफ ग्रुप्स में उसका प्लान किया जाता है। इन ग्रुप एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट। ग्रुप एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स है जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ग्रुप वर्क प्रोवाइड देम टू डिस्कस देयर वीकनेसेस इन पेयर ग्रुप। ग्रुप वर्क में जब बच्चे काम करते हैं तो वो अपनी वीकनेसेस को डिस्कस कर सकते हैं। इन दिस प्रैक्टिस पेयर ग्रुप लर्निंग इज़ वेरी मोटिवेटिव। इस तरीके से जो प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप में वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव हो सकती है। कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं नीचे जिनके थ्रू हम लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है वो डेवलप कर सकते हैं। फिर सबसे पहला है ग्रुप वर्क, कोरल वर्क। इसमें सिंगिंग, म्यूज़िक से रिलेटेड, ग्रुप में म्यूज़िक जो बजाते हैं उसमें ये बताया गया है। क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हो गई, डायलॉग्स हो गए, सिचुएशनल कन्वर्सेशन हो गई, रोल प्लेइंग, स्पीच, स्टोरी टेलिंग मेथड, गेम्स एंड कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज लैबोरेटरीज। तो ये हमारे जो 10 हैं एक्टिविटीज़, उनके ज़रिए हम बच्चों को ग्रुप की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है जो वो डेवलप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में कैसे काम करेंगे। द वर्क डन बाय स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स इज़ कॉल्ड ग्रुप वर्क। जब बच्चे एक छोटे से ग्रुप में काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसको ग्रुप वर्क बोला जाता है। द ग्रुप वर्क इज़ वेरी यूज़फुल फॉर गिविंग प्रैक्टिस इन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज। ग्रुप वर्क बहुत यूज़फुल है प्रैक्टिस करने के लिए स्पीकिंग में, रीडिंग में और राइटिंग एक्सरसाइज में। इन ईच ग्रुप देयर शुड नॉट बी मोर देन 10 स्टूडेंट्स। हर ग्रुप में 10 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ऑल द ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू सिट सेपरेटली आफ्टर इज टॉट बाय द टीचर। सारे ग्रुप्स अलग अलग
बैठे होने चाहिए। ये ना हो कि हमने 10 बच्चों का ग्रुप बना लिया, वो आपस में ही इकट्ठे बैठे हैं। सब 10 के पेयर्स जो हमने बनाए हैं वो अलग अलग से बैठने चाहिए जब टीचर उनको पढ़ा रहा हो। The teacher teaches transformation sentences which are of past indefinite tense. टीचर बच्चों को टीच करेगा, सेंटेंस देगा उनको विच आर द पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होंगे। He distribute the different exercise containing equal number of different sentences of the same time which have been taught in the combination classes. टीचर है उन सब बच्चों में अलग अलग एक्सरसाइज जो है वो बांट देगा इक्वल नंबर की, पर उसमें सेंटेंस हैं जो वो डिफरेंट टाइप के होंगे, पर उनकी जो टाइप है वो सेम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स हैं, हमने 10-10 के पेयर्स बनाए, तो उसमें 10-10 के पेयर्स बनाए तो 5 ग्रुप बन गए, 5 ग्रुप्स बन गए 50 स्टूडेंट्स के। ठीक है जी, 50 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप बन गए। अब टीचर ने उनको पढ़ाया, उनको पास्ट सिंपल सेंटेंस दे दिए। ठीक है, हर बच्चों को उन्होंने 10 सेंटेंसेस प्रोवाइड किए डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, टीचर ने 10 ग्रुप बना लिए, 10 ग्रुप्स को, हर एक ग्रुप को अलग अलग सेपरेट बिठा लिया, उनको पास्ट सिंपल के सेंटेंस डाले, अलग अलग सेंटेंस डाले उसने पास्ट सिंपल के बेस्ड पे ही हैं, पर सेंटेंस हैं जो वो अलग अलग डाल दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों को वो करने हैं। अब वो ग्रुप वर्क में कैसे काम करेंगे वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है द ग्रुप लीडर स्टार्ट डूइंग वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव ग्राउंड। वो अपनी ग्रुप लीडर्स हैं जो काम शुरू करेंगे। टीचर ने उनको 10-10 सेंटेंस पास्ट सिंपल पे बनाने के लिए दे दिए। स्टूडेंट जो हैं ग्रुप में, उन्होंने वो सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, तो ग्रुप लीडर है वो काम शुरू करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज स्पोकन बाय द ग्रुप लीडर। सबसे पहला सेंटेंस है जो वो ग्रुप लीडर बोलेगा। द होल ग्रुप थिंक फॉर द थिंक। सारा ग्रुप उस पे सोचेगा। 10 के 10 स्टूडेंट, अब एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट है, 10 के 10 स्टूडेंट उसका आंसर सोचेंगे। एक स्टूडेंट उसका आंसर बताएगा। आंसर अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो, इफ़ दैट आंसर इज़ एक्सपेक्टेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप, सारे स्टूडेंट्स ग्रुप के सहमत हैं कि हाँ ये सेंटेंस ठीक है, ओनली देन दे विल राइट इट, तभी वो अपनी लिखेंगे नोट कॉपी पे। इसी तरह ही आगे चलता रहेगा, सेम वे से सेकंड सेंटेंस होगा, थर्ड सेंटेंस होगा, इस तरह वो 10 सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इन दिस वे, इस तरीके से ईच स्टूडेंट गेट अ चांस टू स्पीकिंग। हर बच्चे को चांस मिलेगा स्पीकिंग और राइटिंग का। एज सुन एज द एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड, जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, टीचर आएगा, नोटबुक्स कलेक्ट करेगा फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप से हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब 5 ग्रुप्स में से एक स्टूडेंट की कॉपी लेगा। 5 ग्रुप में से, मतलब उसने हर एक ग्रुप में से वो एक कॉपी लेगा।
इफ़ देयर आर मिस्टेक्स ऑफ कॉमन टाइप, अगर उसको इनमें कॉमन टाइप की मिस्टेक लग रही है टीचर को, देन द टीचर एक्सप्लेन्स एंड क्लैरिफाई दैम इन ईच ग्रुप। सभी ग्रुप्स में टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा और क्लैरिफाई करेगा। इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ ड्रिल अगर उसको ड्रिल की ज़रूरत होगी, द टीचर गिव्स इट सो एज टू सेटिस्फाई द होल ग्रुप, तो वो टीचर है जो उसका यूज़ करके सारे ग्रुप को सेटिस्फाई भी करेगा। ड्रिल का मतलब यहाँ पे ये है कि ड्रिल जैसे कि कोई भी प्रैक्टिस करवाई उसने, जैसे एक सेंटेंस बोला कि उसका सेंटेंस का आंसर आपने ये लिखा है, ये नहीं ये आएगा, तो बच्चे पीछे उसको रिपीट करेंगे, उसको ड्रिल कहते हैं। इन दिस वे द टीचर मूव्स फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर। इसी तरीके से हर एक ग्रुप को टीचर टीच करेगा। गाइडेंस इज़ गिवन, उनको गाइडेंस दी जाएगी। एंड करेक्शन वर्क इज़ डन साइड बाय साइड, और साथ में ही उनका जो करेक्शन है, जहाँ पे टीचर को लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, वहाँ पे वो सही भी करता जाएगा। Then the students of each group correct their own notebooks by comparing them with one corrected by the teacher. अब टीचर ने 10 बच्चों के एक ग्रुप में से एक की कॉपी चेक की, उस कॉपी में जो करेक्शन थी उसने वो करवाई, तो बाकी बच्चे उसकी कॉपी से कंपेयर करके आप टीचर द्वारा कराई की करेक्शन को ठीक कर लेंगे। द ग्रुप लीडर इज़ देयर टू हेल्प दैम, ग्रुप लीडर है उनकी इसमें सहायता करेगा। एट द एंड द नोटबुक्स आर कलेक्टेड बाय द ग्रुप लीडर्स। इसके बाद में एंड में नोटबुक्स है जो ग्रुप लीडर्स द्वारा कलेक्ट कर दी जाएंगी एंड हैंडेड ओवर टू टीचर फॉर करेक्शन वर्क एंड सिग्नेचर, और टीचर को हैंड ओवर कर दी जाएंगी ताकि वो उस पर अपने सिग्नेचर कर दे। नेक्स्ट टाइम द सेम एक्सरसाइज मे बी एक्सचेंज्ड विद अनदर ग्रुप एंड दस द ग्रुप वर्क गोज ऑन। इसी तरह से ही सेम एक्सरसाइज जो है एक्सचेंज कर दी जाएंगी अगली बार, और जो ग्रुप वर्क है वो इस तरह से चलता रहेगा। एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज लाइक change of voice, narration, fill in the blanks, translation, sentence combination, etc. कैन बी गिवन टू ग्रुप वर्क। किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो, चाहे वो वॉइस है, नरेशंस है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रांसलेशन है, सेंटेंस कॉम्प्लीशंस है, वो सभी ग्रुप में करवाए जा सकते हैं। एडवांटेज, अब हमने पढ़ा कि ग्रुप वर्क कैसे होगा, तो मैं आपको एक ओवरव्यू और दे देती हूँ कि ग्रुप वर्क कैसे होगा। हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके। टीचर ने उसमें से 10 का एक ग्रुप बनाया, 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, तो 50 स्टूडेंट्स के कितने ग्रुप हो गए? 5 ग्रुप हो गए, ठीक है। 5 ग्रुप्स बन गए एक क्लास में। उनको सेपरेट सेपरेट बिठा के टीचर ने उनको पास्ट सिंपल सेंटेंस दिए, ठीक है, पास्ट सिंपल सेंटेंसेस दे दिए। अब टीचर ने पास्ट सिंपल सेंटेंस दे दिए कितने ग्रुप्स को? 5 ग्रुप्स को। डिफरेंट सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स उनको कर रहे हैं, इसमें हेल्प कौन कर रहा है? ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर है जो वो अपने ग्रुप के बच्चों को एक एक सेंटेंस बताएगा, उसमें से जिसको सेंटेंस आता होगा अपने ग्रुप में वो बच्चा उसका आंसर देगा। अगर सभी ग्रुप के बच्चों को वो लगे कि आंसर सही है तो वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से वो अपने सारे सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद किसका रोल आएगा? टीचर का। टीचर आएगा, कॉपी चेक करेगा, ठीक है, जो करेक्शन होगी वो करेक्शन करवाएगा, ठीक है, और उनको गाइड करेगा, और साथ में ड्रिल का यूज़ भी करेगा, ठीक है, ड्रिल का यूज़ भी करेगा। उसके बाद बच्चों जो ग्रुप लीडर है वो हैंड ओवर करेगा नोटबुक्स किसको? टीचर को।
फॉर सिग्नेचर्स के लिए। इसी तरह से वो वॉइस, नरेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रांसलेशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, ये सारे ग्रुप में करवा सकता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, फ़ायदे क्या हैं ग्रुप वर्क के फ़ायदे क्या हैं। फर्स्ट है जी, इन अ ग्रुप वर्क एवरी स्टूडेंट गेट्स अ चांस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। हर बच्चे को स्पीकिंग और राइटिंग का चांस मिलेगा। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टीचर कंसिडरेबली एज ही हैज़ टू स्पीक लेस एंड चेक लेस नंबर ऑफ नोटबुक। अब उसको चांस मिलेगा, इसमें रिड्यूस होगा वर्कलोड, किसका, टीचर का, क्योंकि उसको कम बोलना पड़ेगा, कम कॉपीज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ग्रुप में टीचर एक ग्रुप में एक स्टूडेंट की ही कॉपी को चेक करके बाकी को जो है चेक करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो उसका जो काम है वो कम हो जाएगा, बोलेगा कम, और उसका जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। इन अ ग्रुप वर्क में एवरी स्टूडेंट रिमेन्स एक्टिव, हर बच्चा एक्टिव होगा एंड अलर्ट बिकॉज दे हैव टू स्पीक व्हेन देयर टर्न कम्स। और एक्टिव होगा और अलर्ट भी होगा कि जब उसकी टर्न आएगी, क्योंकि टीचर तो किसी से भी पूछ सकता है ना, तुमने क्या आंसर लिखा बताओ, तो वो अपने टर्न के आने पर की वेट करेगा और बोलेगा। इन अ ग्रुप वर्क में डिफरेंट एक्सरसाइज कंटेनिंग डिफरेंट सेंटेंसेस, अलग अलग एक्सरसाइज से अलग अलग सेंटेंस दिए जाएंगे, आर एक्सचेंज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में एक्सचेंज किए जाएंगे। दिस गिव्स मोर प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स। अब 10 ग्रुप हैं, टीचर ने एक ग्रुप को 10 सेंटेंस दिए तो उसको 50 सेंटेंस देने पड़ेंगे। तो अगर ग्रुप नहीं बनाएगा टीचर तो उसको 50 सेंटेंस की जगह 10 सेंटेंस में कवर करवाना पड़ेगा। तो ग्रुप वर्क में काम करते हुए टीचर को 50 सेंटेंस देने पड़ेंगे, जो कि बच्चों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस में कर सकेंगे। इट डिवेल्प्स हेल्थी स्पिरिट ऑफ वर्किंग अमंग द स्टूडेंट, इससे बच्चों की हेल्थी स्पिरिट है वो डिवेल्प होगी। मोर ओवर इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल में इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन भी करवाया जा सकता है। इन अ ग्रुप वर्क में स्टूडेंट्स फील मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टीचर, क्योंकि उनको सीधा टीचर के सामने इम्पैक्ट नहीं होना पड़ेगा। एंड एज इज सी इन द ट्रेडिशनल क्लास, जैसे कि अगर हमने ग्रुप नहीं बनाया, टीचर 50 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा है, तो अगर टीचर ने एक बच्चे को खड़ा करके पूछा कुछ तो वो हेजिटेशन फील करेगा। तो ग्रुप वर्क में वो हेजिटेशन फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो टीचर से ना होके ग्रुप लीडर के साथ होगा। इन अ ग्रुप वर्क इंडिविजुअल अटेंशन इज पेड टू द वीक स्टूडेंट्स बाय टीचर विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। ग्रुप वर्क में इंडिविजुअल अटेंशन है जो वीक स्टूडेंट की वो टीचर दे सकता है, जबकि 60 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट की क्लास में टीचर है जो वो वीक स्टूडेंट पे अपना ध्यान नहीं दे पाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब हर चीज़ का कोई फ़ायदा भी होता है तो कोई नुकसान भी होता है। अब ग्रुप वर्क में क्या नुकसान है, हमने फ़ायदे पढ़ लिए तो हम नुकसान भी पढ़ेंगे। फर्स्ट है, ग्रुप वर्क इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट स्पेस इन द स्कूल। अगर हम ग्रुप वर्क कर रहे हैं, ग्रुप वर्क में हमने पढ़ा कि अगर हम 5 ग्रुप बना रहे हैं बच्चों के, तो उनको साथ में नहीं बिठाएंगे, उनको अलग अलग जगह पे बिठाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता अगर स्कूल में हमारे पास स्पेस नहीं है। ऑर्डिनरली देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासरूम्स। अगर आपके पास लिमिटेड क्लासरूम्स हैं तो आप ग्रुप वर्क में बच्चों को काम नहीं करवा सकते। If all the students are asked to sit group-wise in the same classroom, it will create indiscipline among them and they will not work seriously. अगर 70 बच्चे हैं क्लास में, आपने 7 ग्रुप बना लिए 10-10 के, वो क्लास में ही बैठ के काम कर रहे हैं, तो इससे इंडिसिप्लिन क्रिएट होगा और बच्चे सीरियसली काम को नहीं कर पाएंगे। If the students are asked to sit in the same classroom, it is not only disturb the neighboring class but the neighboring classes also. अगर वो एक क्लास में बैठ के काम कर रहे हैं और शोर डाल रहे हैं तो इससे आपके नेबरिंग ग्रुप भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि नेबर में जो साथ में क्लासेस और लग रही हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। ग्रुप वर्क विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द टीचर एज ही इज़ टू थिंक डेली अबाउट दोज एक्सरसाइज
containing equal number of different sentences according to the size of the group. अब टीचर, हमने एडवांटेज में पढ़ा था कि टीचर के लिए वर्क रिड्यूस हो जाएगा, पर टीचर के लिए एक प्रॉब्लम भी आ जाएगी, उसको हर ग्रुप के लिए 10-10 सेंटेंस ढूंढ के लाने पड़ेंगे जो कि इक्वल साइज़ के हों, इक्वल ग्रुप ऑफ साइज़ के हों, इक्वल एक्सरसाइज से हों, तो ये मुश्किल हो जाता है. It will be a great problem for the teacher if he allows shifting from one group to another. बच्चों, टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जब बच्चे अलाउ करेंगे, बच्चों को अलाउ किया जाएगा कि वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो जाए, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. ग्रुप लीडर्स कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज फ्रॉम द टीचर्स टू देयर एक्स्ट्रा वर्क. इसमें ग्रुप लीडर्स जो है वो एडवांटेज फ़ायदा ले सकते हैं टीचर से एक्स्ट्रा वर्क करवाने का. तो ये हमने ग्रुप वर्क पढ़ा. ग्रुप वर्क कैसे होता है, ग्रुप वर्क के फ़ायदे क्या हैं और ग्रुप वर्क के नुकसान क्या है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजे, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है. नेक्स्ट है जी यूजिंग पेयर वर्क. पेयर वर्क मतलब पेयर, दो में काम करवाना. फर्स्ट है पेयर वर्क हेल्प्स टू गेट क्वाइट स्टूडेंट्स टॉकिंग. इसमें दो बच्चे बात कर रहे हैं तो वो क्वाइट स्टूडेंट टॉकिंग करेंगे. रेक्युलेंट स्टूडेंट्स आर अंडर लेस प्रेशर एज दे आर नॉट द स्पॉटलाइट. रेक्युलेंट स्टूडेंट्स है जो प्रेशर में कम होंगे. गाइड देम सो दैट दे कैन स्पीक इन अ कंट्रोल्ड वे. उनको गाइड किया जा सकता है कंट्रोल्ड वे की तरीके से. फॉर एग्जांपल गिव देम अ शॉर्ट सिंपल सेंटेंस, जैसे उनको शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस दे दिया जाए और उनको बाद में पढ़ने के लिए बोला जाए. लेट स्टूडेंट्स राइट डाउन व्हाट दे आर गोइंग टू से बिफोर दे से इट. बच्चों को लिखने के लिए बोला जाएगा बोलने से पहले. दिस रिमूव्स द रिस्क एलिमेंट दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स रिक्वायर्स. इसमें रिस्क है जो वो रिमूव हो जाएगा उनके रिस्पॉन्स देने का. वंस दीज बेसिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड यू कैन स्टार्ट आस्किंग दैम सिंपल क्वेश्चन. वंस दीज बेसिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे ये स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, यू कैन स्टार्ट, आप उनसे पूछ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन अबाउट व्हाट दे हैव रीड. उन्होंने क्या पढ़ा उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. साइकोलॉजिकली दे आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स देने के लिए काबिल हो जाएंगे, रिस्पॉन्स दे सकते हैं अच्छे से जो उन्होंने पढ़ा होगा. तो ये होगा हमारा पेयर वर्क. ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पेयर वर्क्स कैसे यूज़ किया जाता है. देन है जी हमारे पास टॉपिक टिप्स गिवन बिलो कैन बी यूज्ड रेगुलरली टू हेल्प योर स्टूडेंट्स लर्न गो कन्वर्सेशनल स्किल्स. हमने पढ़ा था कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स हैं जो वो किस एक्टिविटी से करवाई जा सकती हैं, कन्वर्सेशन स्किल्स से. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जो बच्चों की हेल्प कर सकते हैं लर्निंग में कन्वर्सेशन स्किल्स के ज़रिए. सबसे पहले है जी मॉडल अ गुड कन्वर्सेशन. मेक अ पॉइंट ऑफ हैविंग 1 or 2 minute इंटरेक्शन वन ऑन वन. ऐसा पॉइंट बनाया जाए जिस पे 2 मिनट की डिस्कशन हो सके एक एक करके. एट लीस्ट अ फ्यू मिनट्स ईच वीक. हर हफ्ते कुछ मिनट ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे से बात कर सकें. Share information about yourself might when meeting a friend. Share information about yourself. अपनी information share करें जब वो अपने friend से मिल रहे हो. And show interest the student by asking question about his or her interest. और बच्चे interest show करें ये पूछने में कि उनका interest किस में है. Conversation include रिस्पॉन्सेज एंड प्रमोट. लाइक कन्वर्सेशन में हम ये इंक्लूड कर सकते हैं रियली, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, ओह नो किडिंग. इफ़ दीज स्टूडेंट्स डोंट और वुड नॉट शेयर ईजली एट फर्स्ट डोंट गिव अप. बच्चे अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उनकी जो स्पीकिंग है और जो सुनने वाला है लिसनिंग है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी. अगर बच्चे फर्स्टली ऐसा सब कुछ शेयर नहीं करते तो उनको गिव अप नहीं करने देना चाहिए, बल्कि और जो मौके हैं उनको देने चाहिए बात करने के. नेक्स्ट पॉइंट है जी फिज़िकल
अनकरेज फिजिकल क्लूज, उनको फिजिकल क्लूज के लिए अनकरेज करना चाहिए. आइडेंटिफाई प्रोसीडर्स फॉर हैविंग अ कन्वर्सेशन दैट इंक्लूड्स अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल बिहेवियर. नॉन वर्बल मतलब जो हम बोल के नहीं बताते पर हम अपने बॉडी एक्सप्रेशन से बात को समझाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीच अ स्ट्रेटजी लाइक SLANT. एस का मतलब सिट अप स्ट्रेट, एल का मतलब लिसन, ए का मतलब आंसर एंड आस्क क्वेश्चंस, एन का मतलब नोड टू शो इंटरेस्ट एंड टी का मतलब है यहाँ पे ट्रैक द स्पीकर. मतलब ये हम नॉर्म वर्बल तरीके से बच्चों सामने वाले को समझाना है बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए. नेक्स्ट पॉइंट छोड़ दो जी, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. फोर्थ कर लो. नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट रहने दो. फोर्थ पॉइंट देखो, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि जब हम एक स्टोरी सुना रहे होते हैं तो हम उसका एंड नहीं करते. जैसे एक स्टोरी है कि हमने बताया कि स्टूडेंट है पर लगातार पढ़ रहा था बट वो क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा था, पर एंड में कुछ ऐसा हुआ कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, बताओ कैसे. तो ये ओपन एंडिंग हो गई. मतलब हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पर हमने स्टोरी सुना के उसका ओपन एंड छोड़ दिया. अब आपने सोचना है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा. तो ये आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर क्वेश्चंस विदाउट करेक्ट आंसर, बिना करेक्ट आंसर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें. क्वेश्चंस दैट स्टिमुलेट डिस्कशन, क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाता है डिस्कशन करने के लिए. एंड कैन बी पावरफुल वे टू reinforce the idea that there are different views of issue or a set of belief that can be equally valid. और कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए जाते हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ ऑफ इश्यूज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं जो इक्वली वैलिड होते हैं, भी उनका कोई भी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, आप एग्जांपल कोई भी अपनी तरफ से लिख सकते हो. नेक्स्ट है जी पुट थिंकिंग अहेड ऑफ नोइंग. व्हेन आस्क अ क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट आई डोंट नो. तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे नहीं पता. अगर आपको टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आप उसका कोई भी आंसर दो, पर टीचर को ये मत कहो कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. टेल स्टूडेंट दैट यू डोंट रिक्वायर देम नो बट दैट यू डू एक्सपेक्ट देम टू थिंक. टीचर्स को बताओ कि आपको ये वर्ड यूज़ नहीं करना, आई डोंट नो, आप उस पर सोच सकते हो. टीच देम हाउ टू अंडर लाउड स्पेक्यूलेट गेस और गिव द बेस्ट आंसर दे कैन. टीचर को टीच करवाना चाहिए कि वो किस तरीके से गेस लगाएं, आंसर दे सकें बेस्ट लाउड तरीके से. ओके, तो पुट थिंक अहेड ऑफ नोइंग, जो उनको पता है उसको सोचने के लिए उनको सिखाना. हैव इनफॉर्मल चैट बिफोर क्लास बिगिंस और इन अ हॉलवे, जब क्लास शुरू होने से पहले या फिर हॉलवे में, स्टूडेंट्स अबाउट देयर अदर क्लासेस व्हाट दे थिंक अबाउट अ करंट स्टूडेंट्स. तो बच्चों को दूसरी क्लासेस के बारे में व्हाट दे थिंक अबाउट अ करंट स्टूडेंट्स, वो करंट सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, और हाउ दे फील अबाउट द आउटकम ऑफ गेम, और आउटकम गेम्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं. शेयर योर थॉट्स, उनके थॉट्स है जो वो शेयर होने चाहिए. As well, make eye contact. When a student is speaking in classroom, you are listening. Maintain eye contact. जब बच्चा क्लास में कुछ बोल रहा हो तो टीचर उसको सुन रहा हो तो उनमें आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है. However, gradually scan from the speaker and direct your gaze and movement towards the student. This will often get the speaker to redirect his or her talk pairs, and it invites peers to get and stay involved with what's the best said. अगर कांटेक्ट अच्छा होगा तो सुनने वाले का ध्यान भी आप में होगा और सुनाने वाले का ध्यान भी आप में होगा. तो अगर आपकी ये बात वो ध्यान से सुन रहा है तो वो आप में आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए. Encourage turn taking. Use an object such as a taking stick as a single signal for turn taking. Teach your student that when they have the object, it is their turn to talk or pass while others are expected to listen. Encourage turn taking. Turn taking मतलब अपनी
अगली जो आपकी टर्न आएगी उसको लेना। टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आ रहा, तो दूसरा स्टूडेंट है वो आपकी टर्न ले लेगा। टर्न टेकिंग हो जाता है। एक्टिंग थिंग्स आउट इन रीडिंग लाउड। एक्टिंग आउट scripted dialogues encourage quiet students. Acting out scripted dialogue, scripted मतलब लिखे हुए डायलॉग, उन पे एक्टिंग करना ये बच्चों को, जो चुप रहने वाले बच्चे हैं उनको इनक्रीज करता है। यू मस्ट वर्क विद द स्टूडेंट्स लाइक अ ड्रामा टीचर, एक्टिंग कोच। बच्चे हैं उनको ड्रामा टीचर और एक्टिंग कोच के साथ काम करना चाहिए। एक्सप्लेन प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एम्फेसाइज एंड इमोशंस बिफोर यू स्टार्ट। आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना चाहिए, इनोटेशन पे, एम्फेसाइज पे और इमोशंस पे। इफ़ यू गिव इफ़ेक्टिव गाइडेंस, अगर आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिली है एंड गेट स्टूडेंट कोऑपरेटिव, द रिजल्ट विल गुड साउंड। गाइडेंस अच्छी दे रहे हो आप, बच्चे का आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। दिस मीन्स दैट यूर स्टूडेंट्स आर गेट अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब है कि बच्चे आपसे बहुत सेटिस्फाई हैं और वो अपनी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी रोल प्ले। Quiet students in general speak more freely when they are playing a role. क्वाइट स्टूडेंट, जो शांत रहने वाले, कम बोलने वाले बच्चे होते हैं, जनरली वो ज़्यादा बोलते हैं जब वो रोल को प्ले करते हैं। दे डू नॉट हैव टू बी दैमसेल्व्स, वो अपने आप नहीं कर सकते। रोल प्ले अलाउ द स्टूडेंट टू टेक ऑन अ न्यू आइडेंटिटी, बिहेव इन अनकैरेक्टरिस्टिक वेज। रोल प्ले बच्चों को अलाउ करता है कि उनको एक नई आइडेंटिटी मिले जिसके बिहाफ पे वो आगे अपना बोल सकें। रोल प्ले enables the student to connect to a different personality and therefore reduce personal risk. रोल प्ले है जो बच्चों में एक डिफरेंट पर्सनैलिटी को कनेक्ट करता है और उसमें पर्सनल रिस्क को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी यूज़ रिकॉर्डिंग्स। इफ़ इट्स पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, आस्क यूर स्टूडेंट टू रिकॉर्ड वट दे वर्क लाइक टू से एट होम। पॉसिबल है तो आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि वो रिकॉर्ड करें जो भी वो घर पे बोलते हैं। दिस गिव्स देम द प्राइवेसी दे मस्ट नीड टू रिकॉर्ड एंड री रिकॉर्ड विद फियर अंटिल दे आर हैपन्स विद द रिज़ल्ट। ये उनको प्राइवेसी देगा घर पे, जो रिकॉर्ड किया, री रिकॉर्ड किया तो उनके अंदर बोलने का डर है जो वो निकल जाएगा। जैसे आपने मान लो आपने कुछ सेमिनार देना है, उस पर आपके पास स्क्रिप्ट तो है लिखी हुई, पर आप बोलने से झिझक रहे हो कि मैं स्टेज पे जाके कैसे बोलूँ, तो आप घर पे अलग से एक रूम में बैठ के जब बोल रहे हो तो फ़ोन पे अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको अपनी गलती का पता चलेगा और साथ में उसको री रिकॉर्ड करके आप अपनी गलती सुधार के दोबारा बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हेजिटेशन है जो वो ख़त्म हो जाएगी, फियर ख़त्म हो जाएगा। लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स दे ब्रिंग टू क्लास, जो रिकॉर्डिंग वो क्लास में लेके आएंगे उसको सुनना चाहिए। एंड टैकल फुल पॉइंट आउट एनी इनएक्यूरेसी यू हियर, और उनको टैकल भी करना चाहिए जो आपने सुना, जो आपने बोला वो गलत है, उसको सुनते ही आपको टैकल भी करना चाहिए। ईच स्टूडेंट इज़ गिवन द चांस टू लिसन, हर बच्चे को बोलने का, सुनने का चांस देना चाहिए। गेट फीडबैक यू एंड रिपीट, उसके बाद फीडबैक मिलनी चाहिए और उसको रिपीट करना चाहिए। दिस इज़ अ पॉजिटिव इरिटेटिव प्रोसेस दैट एनकरेज सेल्फ असेसमेंट एंड मोटिवेशन। ये एक पॉजिटिव वे है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है जो कि बच्चों को सेल्फ असेसमेंट और मोटिवेशन के लिए एनकरेज करता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग कन्वर्सेशन इज़ नेवर ट्राई टू bully or blackmail quiet students into talking. It is important in teaching conversation. टीचिंग कन्वर्सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे चुप रहते हैं उनको बोलने के लिए ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए कभी भी। इफ़ यू डू, अगर आप ये करेंगे, यू विल जस्ट मेक थिंग्स वर्स, तो वो चीज़, उसका रिजल्ट है वो बहुत बुरा आ सकता है। द स्टूडेंट विल नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली नहीं दे रहा, एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास में रिएक्ट नेगेटिवली टूवर्ड्स एज वेल। द स्टूडेंट विल नॉट रिस्पॉन्ड
पॉजिटिवली, अगर स्टूडेंट पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करेगा एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास में रिएक्ट नेगेटिवली, बाकी सारी क्लास उसको नेगेटिव रिएक्ट करेगी टूवर्ड्स यू एज वेल, और आप भी, तो ये अच्छा नहीं होता. When you use any of these strategies for teaching English conversation, when you use any of these strategies for teaching English conversation, आप कोई भी strategy use कर रहे हो teaching conversation के लिए, always make sure that हमेशा ये श्योर होना चाहिए कि you have properly prepared all the material you will use. जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है. इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द क्लास स्किल लेवल, और वो क्लास के लेवल के लिए अप्रोप्रिएट भी है. एंड दैट यू इंट्रोड्यूस, और जो आप इंट्रोड्यूस करोगे प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन, प्रेजेंट करोगे, एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन, जो होने जा रहा है और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, और जो हो सकता है. ठीक है, ये फर्स्ट में आपको बताया गया है कि जो काम नहीं करना वो क्या है, कि क्वाइट स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल नहीं करना. ठीक है, उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है. अगर बच्चा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो पूरी क्लास उसको नेगेटिव करेगी, और आप भी, ये गलत है. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. अगर टीचर पढ़ा रहा है इंग्लिश तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्लास लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जब वो इंट्रोड्यूस करे, प्रेजेंट करे, एक्सप्लेन करे, तो क्या करने जा रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है वो उसको पता होना चाहिए. यूज़ द अबव स्ट्रेटजीज, अगर वो ये स्ट्रेटजीज यूज़ करेगा वाइजली व्हेन टीचिंग इंग्लिश कन्वर्सेशन, स्टार्ट रेगुलेंट स्पीकर्स ऑफ विद सिंपल रीडिंग एक्सरसाइज इन अ कंट्रोल्ड एंड नॉन इंटीमेटिंग environment. If you do, you will soon have helped build their confidence and they will start speaking more freely. अगर इसी तरह आप बच्चों को इंग्लिश कन्वर्सेशन करवाओगे, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड होगा और वो फ्रीली से बोलना शुरू कर देंगे. फ्यू सिचुएशन कन्वर्सेशंस आर टेकन फ्रॉम एवरीडे कन्वर्सेशन. फ्यू सिचुएशनल कन्वर्सेशन है वो हम रोज़ की कन्वर्सेशन से कर सकते हैं. दीज डायलॉग्स में कंटेन इंग्लिश नेम्स बट द डेली सिचुएशनल कन्वर्सेशन विच आर कॉमन एट ऑल द प्लेसेस आर टेकन टू मेक क्लियर टू द स्टूडेंट. डायलॉग्स इंग्लिश नेम्स में जो होते हैं, बट द डेली सिचुएशनल कन्वर्सेशन जो कि कॉमन प्लेसेस में होती है, उनको उठा के बच्चों को क्लियर किया जा सकता है. ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर था लिसनिंग और स्पीकिंग का, जिसमें हमने लिसनिंग और स्पीकिंग की वैल्यूज़ को पढ़ा था. उसके बाद हमने टीचर टॉक रिड्यूसिंग को पढ़ा था, कैसे किन तरीक़ों से हम टीचर टॉक को रिड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद हमने ग्रुप वर्क पढ़ा, ग्रुप वर्क कैसे हो सकता है, और कन्वर्सेशन एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है. इस चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है ग्रुप वर्क कैसे होगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका कन्वर्सेशन एक्टिविटीज़ जो हमने एंड में किए. ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम नाइन्थ चैप्टर पढ़ेंगे. इससे पहले आप अपना ये चैप्टर है जो वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए.